हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 9वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं, हाइड्रोजन। और ये पीरियोडिक टेबल में पहले कॉलम में ही रखा गया है। हालांकि इसकी पोजीशन ये 17वें कॉलम में भी आ सकता है, हम इस पर अभी बात करेंगे। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में अति बहुल तत्व है। हालांकि आप अगर हवा में देखेंगे तो हाइड्रोजन की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, लेकिन जल में और मृदा में इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अति बहुल लिखा है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर अति बहुलता के क्रम में यह तीसरे स्थान पर है। ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद यह तीसरे स्थान पर है। यह भविष्य में ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। हम लोग जिस दिन जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जल अपघटन करके पृथक करने की प्रक्रिया खोज लेंगे, सरल प्रक्रिया अभी है हमारे पास, इलेक्ट्रोलिसिस से विद्युत अपघटन से करते हैं, लेकिन उसमें विद्युत की खपत होती है, तो फिर वापस उससे विद्युत बनाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन जिस तरह से पौधे जल का अपघटन करते हैं प्रकाश की सहायता से, क्लोरोफिल इस काम को करता है। अगर इस तरह की कोई प्रक्रिया हम खोज लेते हैं जिससे हम जल का अपघटन करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग कर सकें, उस दिन हमारे पृथ्वी की ऊर्जा की सारी जरूरतों की पूर्ति जल से होगी, जो हाइड्रोजन बना के ये पूर्ति करेगी। क्योंकि जब हम हाइड्रोजन को जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो फिर केवल जल ही बनेगा और ऊर्जा मिलेगी, उससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। प्रकृति में समस्त ज्ञात तत्वों में हाइड्रोजन की परमाणु संरचना सरलतम है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ कक्षकों में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। इसलिए हाइड्रोजन की जो परमाणु संरचना है बहुत सरल है। इसको अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए केवल एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसलिए हाइड्रोजन आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है या एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो ज़्यादातर हालांकि अणु जो बनते हैं उसमें हाइड्रोजन अपने एक इस इलेक्ट्रॉन को दे करके हाइड्रोजन आयन बनाता है। इसके परमाणु में एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। यह अलग बात है कि इसके 2 समस्थानिक भी होते हैं, एक को ड्यूटेरियम कहते हैं और एक को ट्रिटियम कहते हैं। इनमें क्रमशः 1 और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन प्रकृति में ज़्यादा मात्रा में है, मतलब अधिकांश मात्रा में यही है, तो उसमें न्यूट्रॉन नहीं है, केवल एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तात्विक हाइड्रोजन का अस्तित्व द्विपरमाणु H2 अणु के रूप में है, क्योंकि ये एक और हाइड्रोजन के साथ मिलकर के ये अपना डुप्लेट पूरा करता है और ये सहसंयोजक बंध बना के H2 अणु के रूप में रहता है, जिसे डाई हाइड्रोजन या H2 कहते हैं। क्या आप यह जानते हैं कि हाइड्रोजन अन्य तत्वों की तुलना में अधिक यौगिक बनाते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन का साझा भी कर सकता है। तो ये आयनिक बंध भी बना सकता है, सहसंयोजक बंध भी बना सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा बंध बनाने की इसमें क्षमता है। हाइड्रोजन का उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में उसके अत्यधिक स्तर तक सार्वभौमिक ऊर्जा की पूर्ति की जा सकती है। जैसा मैंने अभी बताया कि जल के रूप में हमारे पास हाइड्रोजन की विपुल मात्रा उपलब्ध है, आवश्यकता है बस इसका अपघटन करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करने की, क्योंकि फिर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। तो हाइड्रोजन व्हीकल्स या हाइड्रोजन जो आपके पावर हाउस है, ये सब फ्यूचर में बनने वाले हैं, जिस दिन हमें सरल कोई विधि खोज लेते हैं। इस एकक में आप हाइड्रोजन के औद्योगिक महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे, किस किस काम में हम इसका उपयोग करते हैं। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान, तो देखिए आवर्त सारणी में हम अभी इसको प्रथम समूह में हम रखे हुए हैं। ऐसा इसलिए है कि प्रथम समूह में जितने भी तत्व रखे गए हैं इनके अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके अंत में S1 लिखा रहता है। देखना, जैसे लिथियम में 1s² 2s1 ऐसा लिखा हुआ है, इसमें 1s², 2s², 2p3, 3s² ऐसा।
तो यहाँ पर 2s2 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1 और जो हाइड्रोजन है ये 1s1 है। इसके बाद ये 2s1, ये 3s1, अंतिम कक्षक की बात कर रहे हैं अपन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे हमने इसको प्रथम समूह में रख दिया है, लेकिन अगर हम देखें तो इसके कुछ गुण ये हेलोजन तत्वों से भी मिलता जुलता है, क्योंकि इसके अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और लेकर के अपना डुप्लेट पूरा कर सकता है। और यहाँ पर जो 9वें वाले इसमें 17वें कॉलम में है, इसमें भी जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा कर सकते हैं। अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सकते हैं। आपको पता है कि अंतिम कक्ष अगर पहला ही कक्ष अंतिम कक्ष है तो उसको डुप्लेट पूरा करना रहता है। जैसे एक हाइड्रोजन है तो उसको अपने अंतिम कक्ष में जो कि पहला ही कक्षक है उसमें डुप्लेट पूरा करना है, उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। बाकी जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, इनके अंतिम कक्ष में इनको अष्टक पूरा करना है, क्योंकि अंतिम कक्ष पहला कक्षक नहीं है, वो बाद के कक्षक है। तो पहले कक्षक को छोड़ के बाकी कोई भी कक्षक अगर अंतिम कक्ष है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना रहता है, उसको हम अष्टक पूरा करना कहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूरा कर सकते हैं और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के डुप्लेट पूरा कर सकता है। तो इस तरह से नोबेल गैस जैसा अपना बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर हीलियम है, देखिए हीलियम के प्रथम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा है, जिसको हम डुप्लेट कहते हैं, ठीक है। तो उस डुप्लेट जैसा बनने के लिए इनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। जैसे नियान के जैसा, आर्गन के जैसा पूरा करने के लिए इनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैसे ही अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन लिखें तो हाइड्रोजन को भी इसके जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो वो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाले कॉलम में भी आ सकता है हाइड्रोजन। तो शुरू से हाइड्रोजन का जो स्थान रहा है वो डाउटफुल रहा है, कंफ्यूजिंग रहा है, लेकिन फाइनली हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे प्रथम समूह में स्थापित कर दिए हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s1 3s1 4s1 ऐसा लिखा है, देखिए, और इसका है 1s1। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे ही हमने इसका स्थान निश्चित किया है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। यद्यपि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का उचित स्थान विवेचना का विषय रहा है। जैसा आप जानते हैं आवर्त सारणी में तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए हमने वहां पर रखा है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है। एक तरफ इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं NS1 के समान होता है। आपको पता है ना कि ये जो धातु हैं ये क्षार धातु हैं और ये जो धातु हैं क्षारीय मृदा धातु हैं, ठीक है। तो क्षारीय धातु जितने भी हैं उनके आधार पे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखा है जो प्रथम वर्ग से संबंधित है। जबकि दूसरी तरफ हेलोजन जो मैंने आपको बताया उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ आवर्त सारणी के 17वें वर्ग से संबंधित है, जो संगत उत्कृष्ट गैस विन्यास से 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो मैंने आपको बताया कि इनमें अगर हम एक एक इलेक्ट्रॉनों डाल देते हैं तो ये बाजू वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे हो जाएंगे, जो कि नोबेल गैस है, जो कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उस तरह से हाइड्रोजन में भी अगर एक हम डाल देते हैं तो हीलियम जैसा हो जाता है। तो वास्तव में इसका पोजीशन यहां पर भी रखा जा सकता था, ये मैंने आपको बताया। इस प्रकार हाइड्रोजन क्षार धातुओं से समानता दर्शाता है, जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक धनी आयन बनाता है। आपको पता है ना कि ये सभी जो हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सभी अपने बाह्यतम कक्ष के एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहते हैं, क्योंकि अगर उस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं तो उसके अंदर वाला जो कक्षक है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा रहता है। तो ये भी एक प्रकार से स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो लिथियम या सोडियम ये सभी एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं, एक धन आयन बनाते हैं। वैसे हाइड्रोजन भी अपने बाह्यतम कक्ष के एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके एक धन आयन बना सकता है। ये इसकी इनके साथ समानता है, ठीक है। साथ ही यह हैलोजन की भांति एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर एक ऋणी आयन बनाता है। यह भी मैंने आपको बताया कि एक
इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और बिल्कुल नोबल गैस जैसा बन सकता है। मतलब इसके कुछ गुण आपके हैलोजन तत्वों जैसे भी हैं। क्षार धातुओं के समान हाइड्रोजन ऑक्साइड, हैलाइड और सल्फाइड बनाता है। क्षार धातु क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और दूसरे के साथ जुड़ करके ये बनाते हैं ऑक्साइड, हैलाइड, सल्फाइड। ठीक है, क्योंकि दूसरे जो तत्व हैं उनसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। यद्यपि सामान्य परिस्थितियों में इनकी क्षार धातुओं के विपरीत उच्च आयनन एंथैल्पी होती है। अब एक अंतर यह है कि जिस तरह से ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं, उसके लिए आयनन एंथैल्पी कम है। आयनन एंथैल्पी का क्या मतलब होता है, किसी तत्व से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उसको बदले में कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है। तो अगर कम ऊर्जा लेकर के इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो ये काम आसान हो जाता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा ऊर्जा लेता है तो ये काम मुश्किल हो जाता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए कम ऊर्जा चाहते हैं, लेकिन हाइड्रोजन उस एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहता है, इसलिए आयनन एंथैल्पी हाइड्रोजन की ज़्यादा है। ठीक है, एवं धात्विक अभिलक्षण नहीं दर्शाता है, क्योंकि आपको बता दें कि अगर हम लिथियम, सोडियम को देखें तो ये क्षारीय धातु कहलाते हैं, क्योंकि इनमें धात्विक गुण अत्यधिक ज़्यादा है। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागते हैं। जबकि जो दूसरे तरफ देखें हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्यागता है और इसके ज़्यादातर गुण अधातु जैसे हैं। जैसे कि ये अधातु हैं, इधर वाले पूरे अधातु हैं। तो अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देते नहीं हैं। इलेक्ट्रॉन अगर उनसे निकालना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। यही काम हाइड्रोजन के साथ है, देख सकते हैं। यथार्थ में आयनन ऊर्जा के पदों में हाइड्रोजन हैलोजन से अधिक समानता दर्शाता है। देखिए, जैसे लिथियम की आयनन एंथैल्पी 520 किलो जूल है, फ्लोरीन की 1680 किलो जूल है और हाइड्रोजन की 1320 किलो जूल है। समझ रहे हैं बात को? मतलब ये है कि अगर हम लिथियम, सोडियम से निकालना चाहें तो हमको बहुत कम ऊर्जा देनी पड़ रही। देख सकते हैं कि यहां पर आप देखिए कि लिथियम को सिर्फ 520 देना पड़ेगा, ठीक है, जबकि हाइड्रोजन को 1320 देना पड़ रहा है। और ये फ्लोरीन के काफी करीब है, देखिए 1680। मतलब ये है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, और वैसे ही हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो इस बारे में यहाँ पर स्थिति इसकी ज़्यादा सूटेबल है, इस आधार पर अगर हम देखें। ठीक है, यह हैलोजन के समान द्विपरमाणुवीय अणु तथा विभिन्न तत्वों से संयुक्त होकर हाइड्राइड एवं बहुत से सहसंयोजक बनाता है। जैसे कि ये हैलोजन बनाते हैं, ये जैसे आप Cl2, Br2, I2 ऐसा पढ़ते हैं ना, वैसे H2 बनता है। जबकि यहाँ पर L2, Na2, K2 ऐसा नहीं देखोगे आप। मतलब सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता इसमें है, हाइड्रोजन में H2 बनाता है। तो उस आधार पे भी यहाँ पर रहना चाहिए था। तो काफ़ी सारे कैरेक्टर आप देखेंगे तो हैलोजन तत्वों से मिलता जुलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो इनके जैसा होने के कारण से हमको यहाँ पर रखना पड़ा है। क्योंकि हम जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाते हैं उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही तत्वों को रखे हैं, इसलिए हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम यहाँ पर रखें। यहाँ पर हमने रख दिया है। ठीक है, क्रियाशीलता के आधार पर यह हैलोजनों की तुलना में कम सक्रिय है। लेकिन अब क्रियाशीलता देखें तो हैलोजन जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बहुत सक्रिय हैं। अगर आप इनको खुला छोड़ दोगे तो ये बहुत जल्दी क्रिया कर लेते हैं, जबकि हाइड्रोजन ऐसा नहीं है। अगर वो H2 के रूप में है तो काफ़ी स्थायी रहता है, वो बहुत जल्दी क्रिया नहीं करता है। हाँ, ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो जल्दी से जल जाता है। कुछ सीमा तक क्षार धातुओं एवं हैलोजनों से समानता दर्शाने के बावजूद उनसे असमानताएं भी दर्शाता है। हमने समानताएं और पढ़े हैं ज़्यादातर, अब असमानता देखते हैं। अब प्रासंगिक प्रश्न यह है कि इसे आवर्त सारणी में कहाँ रखा जाए। तो जैसा मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण से प्रथम में रखें। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर नाभिक H+ देता है, जिसका आकार
करीब करीब 1.5 10⁻³ पिकोमीटर है, जो सामान्य परमाणुवी एवं आयनिक आकार 50 से 200 ppm यानी पिकोमीटर की तुलना में बहुत कम है। हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो जो हाइड्रोजन आयन बनता है उसका आकार केवल नाभिक के बराबर रह गया, क्योंकि अब बाहर का कोई कक्षक बचा नहीं, सब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, एक ही था वो निकाल दिया आपने, तो केवल नाभिक का आकार रह गया। जबकि बाकी किसी भी परमाणु से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो उसमें कोई और इलेक्ट्रॉन बचा रहता है, जिसके कारण से उस ऑर्बिट का भी साइज रह जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज रहता है। तो इसका साइज देखिए कि केवल 1.5 10⁻³ बचा है, जबकि दूसरे में 50 से 200 pm तक बच जाता है, पिकोमीटर तक बचा रहता है। परिणामतः हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है एवं दूसरे परमाणुओं और अणुओं से संयुक्त रहता है। तो हाइड्रोजन आयन आपको स्वतंत्र नहीं मिलेगा। वैसे तो आयन्स जो है स्वतंत्र अवस्था में जनरली नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी बंध बना लेते हैं। अतः इसके अद्वितीय व्यवहार के कारण से इसे आवर्त सारणी में अलग रखा गया है। ठीक है, और हम इसको आयनिक बंध वाले चैप्टर में कुछ हद तक पढ़े हैं कि हम हाइड्रोजन के बिहेवियर को देखते हुए उसको अलग रखना पसंद करेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन हमको अगर मुक्त अवस्था में थोड़े बहुत मिलती भी है तो वो H2 के रूप में मिलती है, जिसको हम डाई हाइड्रोजन कहते हैं। तो अब इसकी प्राप्ति कहाँ से हो सकती है? डाई हाइड्रोजन ब्रह्मांड में अति बाहुल्य तत्व, ब्रह्मांड के संपूर्ण द्रव्यमान का 70% है। आप ध्यान रखेंगे कि ब्रह्मांड कहने का मतलब केवल पृथ्वी नहीं है, दूसरे सारे ग्रह और तारे सारे के सारे शामिल होते हैं, जो कि अनलिमिटेड साइज का है, बहुत बड़ा साइज का है। वहां पर इसकी टोटल प्रतिशतता 70 है। क्यों पता है आपको? जितने भी सूर्य है ना, हमारा जो सूर्य है वो है, तारे सभी सूर्य हैं, उनके अंदर तो हाइड्रोजन ही है ना, जो क्रिया करके हीलियम बना रहा है। समझ रहे हैं आप? वहां पर, और उसी से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकल रही है। परमाणु संलयन होता है, आपको पता होगा इस चीज का, जिसके आधार पर हाइड्रोजन बम भी बनाया जाता है। तो परमाणु संलयन के कारण से हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम बना रहे हैं और उससे इतनी ज्यादा ऊर्जा निकल रही है कि सूर्य के रूप में है। हमारा सूर्य जो है छोटा सूर्य है, ये जो तारे हम देखते हैं वो बड़े बड़े सूर्य हैं, उनसे कई हजार गुना बड़े सूर्य हैं, लेकिन वो हमसे इतने अधिक दूर हैं, कई लाख प्रकाश वर्ष दूर हैं, इसलिए इतने छोटे दिखाई देते हैं हमको। तो आपको पता है कि जो सूर्य बने हुए हैं ना, ये ज्यादातर इनके अंदर हाइड्रोजन ही है। और आपको पता होगा कि सूर्य हमारी पृथ्वी से हजारों गुना बड़ी है, तो सोचिए कि उसके अंदर कितनी हाइड्रोजन है। तथा यह सौर वायुमंडल का प्रमुख तत्व है। बड़े ग्रहों जैसे बृहस्पति यानी जुपिटर और शनि यानी सैटर्न में अधिकांशतः हाइड्रोजन होती है। आपको पता है कि अगर हम पृथ्वी में ही हाइड्रोजन पैदा करना चाहें तो इतने सारे जल की मात्रा हमारे पास है, लेकिन मान लो हम भविष्य में कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप कर लें कि बृहस्पति से या शनि से हम हाइड्रोजन को लेकर पृथ्वी में आ सकें, तो उसको सस्ते मात्रा में, अगर सस्ते रूप में लेके आ सके तो उस हाइड्रोजन से हमें हमारी ऊर्जा की पूर्ति हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ काल्पनिक है, उतने दूर से लाना संभव नहीं है। तो हम जल से हाइड्रोजन पैदा करना चाहते हैं, तो अभी तो हम विद्युत अपघटन के द्वारा करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा खप जाती है। तो आप उसको कुछ दूसरे विधि से करेंगे। ठीक है, हालांकि अपनी हल्की प्रकृति के कारण यह पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में है, 0.15%। ठीक है, लेकिन संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन तत्व भूपर्पटी तथा महासागर में 15.4% भाग का निर्माण करता है। सोचिए तो, क्योंकि जल में है ना, ये H2O के फॉर्म में है। संयुक्त अवस्था में जल के अतिरिक्त यह पादप तथा जंतु ऊतकों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाइड्राइड, हाइड्रोकार्बन तथा अन्य यौगिकों में पाया जाता है। आप किसी भी अणु को देखिए जिनको हम बायोमॉलिक्यूल या जैव अणु कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, कुछ भी है, उनमें मुख्य तत्व में कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन ही होता है। जितना कार्बन उससे ज्यादा हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक, तो अभी हम समस्थानिक के बारे में बात कर रहे थे। समस्थानिक क्या है ये तो आपको पता होगा। समस्थानिक का मतलब होता है वो एक ही तत्व होता है
क्योंकि तत्व की पहचान परमाणु क्रमांक से होती है। और परमाणु क्रमांक क्या है? उसमें प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कम ज़्यादा हो जाती है तो वो एक ही तत्व के अंतर्गत आएंगे, लेकिन हम उनको समस्थानिक कहते हैं। हालांकि ज़्यादातर तत्वों में जो समस्थानिक होते हैं उनके नाम हम अलग अलग नहीं रखते हैं। जैसे ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं, O16, O17 और O18। तीनों ऑक्सीजन में उनके परमाणु क्रमांक 8 है, क्योंकि प्रोटॉन की या इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों में 8-8 है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या एक में 8 है, एक में 9 है, एक में 10 है। तो तीनों ऑक्सीजन ही हैं, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो गए, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ेंगे तो पहले वाले में 16 आ रहा है, दूसरे वाले में 17, तीसरे वाले में 18। तो वही उनका परमाणु द्रव्यमान है। तो समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक एक ही होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन की संख्या कम ज़्यादा होती है। यहाँ पर लेकिन हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिनमें तीनों समस्थानिकों के नाम भी हम अलग अलग रख दिए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर पहले वाले को हाइड्रोजन, दूसरे वाले को ड्यूटोरियम, एक मिनट, पहले वाले को हाइड्रोजन, दूसरे वाले को ड्यूटोरियम और तीसरे वाले को ट्रिटियम कहते हैं। हालांकि इनका जब सिंबल लिखते हैं तो सिंबल एक ही है, वो H है, देख सकते हैं ये H है जिसमें एक प्रोटॉन है, बस न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दोनों एक है, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान का मतलब प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें प्रोटॉन है 1 और न्यूट्रॉन है 0। ठीक है, 1 धन 0 बराबर 1। तो इसका परमाणु क्रमांक भी 1 है और परमाणु द्रव्यमान भी 1 है। लेकिन यहां पर न्यूट्रॉन 1 आ जाता है, तो 1 प्रोटॉन धन 1 न्यूट्रॉन बराबर 2 आ जाता है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान 2 आ गया। यहां पर 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका परमाणु द्रव्यमान 3 आ जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए कि इसका परमाणु द्रव्यमान 1, इसका 2 और इसका 3 है। क्यों? क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन 0, 1 और 2 है। इन तीनों में प्रोटॉन तो एक 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 ही है, इसलिए तीनों हाइड्रोजन है। क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी भी तत्व की पहचान उसकी परमाणु क्रमांक है, और इसलिए इन तीनों की चूंकि परमाणु क्रमांक एक एक है, इसलिए तीनों हाइड्रोजन है। लेकिन तीनों का परमाणु द्रव्यमान 1, 2 और 3 अलग अलग हैं, इसलिए तीनों को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक एक ही तत्व होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक एक होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनके न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये समस्थानिक एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं? तो मैंने बताया अभी आपको कि इनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, पहले में नहीं है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 है। ये तीनों समस्थानिकों से न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। समान हाइड्रोजन, जिसको हम प्रोटियम भी कहते हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। दूसरा ड्यूटोरियम, जिसे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, में 1 न्यूट्रॉन तथा ट्रिटियम के नाभिक में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब यहां पर एक शब्द और समझिए कि जो दूसरा है ड्यूटोरियम, इसको हम लोग भारी हाइड्रोजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका भार अधिक है, इसमें न्यूट्रॉन है। अब आप कहेंगे कि सर ट्रिटियम तो और भारी है, क्योंकि इसमें 2 न्यूट्रॉन है। तो यस, और भारी है, लेकिन वो इतना भारी हो जाता है कि वो रेडियो एक्टिव हो जाता है। आपको बता दें कि नाभिक में अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में अगर बैलेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, तो ये न्यूट्रॉन टूट टूट करके अल्फा बीटा गामा कण निकालने लगते हैं, और वही उसकी रेडियो एक्टिविटी हो जाती है। तो पहले में तो न्यूट्रॉन नहीं है, दूसरे में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है, तब तक बैलेंस है। लेकिन तीसरे में 1 प्रोटॉन की जगह 2 न्यूट्रॉन हो गए, तो न्यूट्रॉन की संख्या इम्बैलेंस हो गई। उसके कारण से न्यूट्रॉन टूट टूट करके अल्फा बीटा गामा कण निकालने लगते हैं। हम ये सब चीज रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके कारण से वो अस्थायी हो जाता है ट्रिटियम, और वो रेडियो एक्टिव बन जाता है।
और आपको बताएं रेडियो एक्टिव का मतलब वो अस्थायी हो जाता है, उसका स्थायी तो नहीं रहता, वो टूट टूट करके दूसरे तत्व बनाने लगता है। सन 1934 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक हेराल्ड सी यूरे को भौतिक विधियों द्वारा 2 परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन के समस्थानिक का पृथक्करण करने पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यूरे, हेराल्ड सी यूरे। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित, ठीक है, तो ये वही यूरे हैं। इनको ड्यूटेरियम को पृथक करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। सोचिए कितना बड़ा काम रहा होगा। हाइड्रोजन का प्रमुख समस्थानिक प्रोटियम है, प्रोटियम ही सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, मतलब पहला हाइड्रोजन H1 वाला। ड्यूटेरियम लौकिक हाइड्रोजन में 0.0156% तक मुख्यतः HD के रूप में निहित है, मतलब इसकी मात्रा सिर्फ 0.0156 है परसेंट में, जबकि ट्रिटियम की सांद्रता लगभग 10⁻18 प्रोटियम परमाणुओं में एक ट्रिटियम परमाणु की है। समझ रहे हैं बात को? मतलब अगर टोटल हाइड्रोजन के इतने परमाणु लेते हो तो उसमें सिर्फ एक परमाणु ट्रिटियम का है, मतलब इसको परसेंटेज में दिखाना भी संभव नहीं है। इन समस्थानिकों में से केवल ट्रिटियम रेडियो सक्रिय है तथा न्यून ऊर्जा वाले बीटा कणों को उत्सर्जित करता है, और इसका हाफ लाइफ है 12.33 वर्ष। हाफ लाइफ समझते हैं? हाफ लाइफ का मतलब है अर्धायु, मतलब उतने समय में वो आधा रह जाएगा। जैसे मान लो आप आज 100 ग्राम ट्रिटियम लेते हो तो 12.33 ईयर में वो आधा होके 50 ग्राम हो जाएगा, और उसके अगले 12.33 में वो आधा होके 25 ग्राम रह जाएगा, वो जीरो नहीं हो जाएगा। पहले 100 ग्राम लिए तो 50 ग्राम बचा, फिर अगले में जीरो हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। वो 50 का आधा रहेगा 25, फिर उसका आधा होगा 12.5, ऐसा होता है अर्धायु का मतलब। और ये बीटा कणों का उत्सर्जन करता है। ये अल्फा बीटा गामा कण कैसे निकलते हैं इसके बारे में मैं आपको नाभिकीय रसायन में ठीक से पढ़ाऊंगा, अभी बताऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है। चूंकि समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है इसलिए इनके रासायनिक गुण भी लगभग समान है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो बराबर है, एक एक है तीनों में, चाहे आप हाइड्रोजन ले लो, ड्यूटेरियम ले लो, ट्रिटियम ले लो, सभी में एक एक ही है। और किसी भी तत्व की या परमाणु की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसी के आधार पर उसके रासायनिक गुण होते हैं, क्योंकि रासायनिक गुण का मतलब होता है उसके बंध बनाने की क्षमता, वो बंध कैसे बनाता है। और बंध बनाने के लिए उसके बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उनकी संख्या पर निर्भर करता है। आप इनका बाह्यतम कक्ष कहें या प्रथम कक्ष कहें, सब एक ही है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। उस एक इलेक्ट्रॉन के आधार पे ये तीनों ही रासायनिक क्रियाएं करते हैं और एक समान करते हैं, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। इनकी केवल एक अभिक्रिया की गति मुख्य रूप से अपने विभिन्न बंध वियोजन एंथैल्पी के कारण भिन्न होती है। मतलब बंध वियोजन, मतलब जहां पर बंध बनाए हैं उनकी वियोजन एंथैल्पी थोड़ी अलग हो सकती है तीनों की। तथापि भौतिक गुणों में समस्थानिक परमाणु भार में अंतर के कारण भिन्नता दर्शाते हैं, क्योंकि भौतिक गुण ना परमाणु भार पर निर्भर करता है। और परमाणु भार आप देख सकते हैं कि 1 है, 2 है और 3 है, न्यूट्रॉन 0, 1 और 2 है। उसी कारण से भौतिक गुण में कुछ अंतर आ जाते हैं, रासायनिक गुण काफी हद तक एक जैसे हैं। हाइड्रोजन बनाने की विभिन्न विधियां H2 बनाने की, ठीक है। अब हाइड्रोजन आप कहां कहां से बना सकते हो, तो जिन अणुओं में, जिन पदार्थों में हाइड्रोजन है उनमें से आप हाइड्रोजन को पृथक कर सकते हो, जिसके लिए सबसे ज्यादा मात्रा में आपके पास जल है। उसके अलावा आपके धातुओं से, धातु हाइड्राइडों से, इनमें से जो जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं उनको आप अलग कर सकते हो। तो पहला है प्रयोगशाला विधि डाइहाइड्रोजन बनाने की। पहला, सामान्यतः यह दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा के बनाई जाती है, क्योंकि जब आप
जिंक की क्रिया अम्ल के साथ कराते हो, अम्ल आप ले सकते हो HCl, क्योंकि HCl में जो हाइड्रोजन आयन है और क्लोराइड आयन है, इनमें से इसी हाइड्रोजन आयन को आप यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के दे देते हो तो ये H2 बना लेता है और जिंक जो है आयन के रूप में घुल जाता है। मतलब HCl में जैसे ही आप जिंक डालते हो, जिंक का पाउडर डालते हो, जिंक जो है उसमें घुल जाता है और उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। आप इसको प्रयोगशाला में बना रहे हो, क्योंकि प्रयोगशाला में आपको थोड़े बहुत हाइड्रोजन की जरूरत है, तो आप इस प्रक्रिया द्वारा बना सकते हो। लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी महंगी प्रक्रिया है, क्योंकि जिंक भी महंगा है और HCl भी महंगा है। ठीक है, तो आप इसको थोड़े बहुत मात्रा में बना सकते हो। दूसरा, जिंक धातु की जलीय क्षार के साथ अभिक्रिया करके भी बनाई जा सकती है, क्योंकि जब आप NaOH जैसे क्षार का प्रयोग करते हो तो इसमें से ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन तो निकल जाता है, आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन निकल गया, और जो NaO है वो यहां पर जिंक के साथ क्रिया करके Na2 जिंक ऑक्साइड यानी सोडियम जिंकेट बनाता है। तो चाहे तो आप HCl अम्ल में जिंक डाल दीजिए, चाहे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार में जिंक डाल दीजिए, दोनों ही आपको हाइड्रोजन देने में सक्षम है। ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन बनाना चाहते हो तो प्रयोगशाला विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि क्षार लेंगे, अम्ल लेंगे, जिंक लेंगे, सभी महंगी चीज़ें हैं। तो आप कोई सस्ता विधि खोजते हो व्यापारिक स्तर पर इसका उत्पादन करने के लिए। तो पहला है, आप जल का विद्युत अपघटन करते हो। जल का विद्युत अपघटन कैसे करते हो? तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हो, क्योंकि अगर आप किसी और इलेक्ट्रोड का प्रयोग करोगे तो जो हाइड्रोजन निकलता है वो हाइड्रोजन उस इलेक्ट्रोड से ही क्रिया कर लेगा और हाइड्राइड वगैरह बना लेगा। इसलिए आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हो, क्योंकि प्लेटिनम काफी हद तक अक्रिय धातु है, इसलिए वो जल्दी से क्रिया नहीं करता है हाइड्रोजन के साथ। और यहां पर लिखे हो कि अम्लीय जल का विद्युत अपघटन करते हो, क्योंकि अगर आप शुद्ध जल लेते हो तो शुद्ध जल विद्युत का संचालन नहीं करता है, विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ी सी अम्ल डाल देते हो तो विद्युत का सुचालक हो जाता है और इसलिए फिर उसका विद्युत अपघटन होगा। ये देखिए, थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार भी डाल सकते हो कि उसमें आयन उपलब्ध हो जाते हैं। तो H2O का अगर आप विद्युत अपघटन करते हो, विद्युत अपघटन के लिए क्या करते हैं, अपन किसी पात्र में, जैसे कांच है, उसके पात्र में आप जल ले लेते हो, थोड़ा अम्ल या क्षार डाल देते हो। अब प्लेटिनम का 2 इलेक्ट्रोड डुबा देते हो, फिर उसमें आप DC करंट डालते हो। AC करंट से विद्युत अपघटन नहीं होता है, ठीक है, DC करंट डालना पड़ता है, जैसे आप बैटरी से डालते हो वैसा वाला। ये जो है ये AC करंट है। तो जब आप DC करंट डालते हो तो ये जो इसमें H2O में H आयन और OH आयन जो थोड़ी मात्रा में है वही यहां पर अपघटित हो जाते हैं और H2 गैस और O2 गैस बनाते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस और एक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीजन गैस निकलती है। मैं इसी विधि की चर्चा कर रहा था। अभी आपके पास ये विधि है जिससे विद्युत अपघटन करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना सकते हो। इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आप सिलेंडर में डाल दीजिए और उनको मिला करके जब फिर से उसको जलाते हो तो बहुत ऊर्जा निकलती है। उससे आप गाड़ी चला सकते हो, जनरेटर चला सकते हो, बहुत सारी बिजली उत्पादन कर सकते हो। लेकिन दिक्कत ये है कि आप इनके उत्पादन में ही बिजली यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हो, फिर उनसे आप इलेक्ट्रिक बनाओगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हाँ, अगर हम इसी का अपघटन जो है विद्युत अपघटन की जगह किसी और तरीके से अपघटन करें, जैसे अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे। फोटोसिंथेसिस में एक लाइट रिएक्शन होता है, प्रकाश अभिक्रिया। उसमें क्लोरोफिल ये काम करता है। क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश की ऊर्जा को लेता है और यही काम करके हमको देता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करता है। ये अलग बात है कि ऑक्सीजन तो मुक्त कर देता है, लेकिन हाइड्रोजन को अपने डार्क रिएक्शन में उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अगर हम इसी क्लोरोफिल को कृत्रिम तौर पे बनाएं और धूप में हम 1 ड्रम पानी रख दें,
उसमें हम कुछ बूंदे क्लोरोफिल के डाल दें और धूप दिखा दें उसको, तो धूप में वही क्लोरोफिल H2O को ब्रेक करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना के अलग अलग निकाल देगा। आप उसको इकट्ठा करो और सिलेंडर में भर के यूज़ करो, कितना सरल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कृत्रिम क्लोरोफिल बना भी लेते हैं ना, तो जैसे ही सनलाइट पड़ता है वो ब्रेक हो जाता है। पादप में उस क्लोरोफिल की सुरक्षा के लिए कई दूसरे उपाय किए गए हैं, उन उपायों की अभी हम खोज कर रहे हैं। फ्रांस के एक वैज्ञानिक इस प्रक्रिया में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगले 10, 15, 20 सालों में ये प्रक्रिया डेवलप हो जाएगी। तो हर घर के छत में हम ड्रम रखेंगे, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएंगे सिर्फ क्लोरोफिल पानी में डाल करके, और उन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम सिलेंडर से भरेंगे, उसी से जनरेटर चलाएंगे, उसी से गाड़ी चलाएंगे, उसी से सब कुछ चलाएंगे। तो आपको दुनिया भर के पेट्रोल, कोयला ये जला करके विद्युत और गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री ऊर्जा की उपलब्धता हमारे पास हो जाएगी। तो पहला तरीका था कि हम जल का विद्युत अपघटन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहे हैं। दूसरा, अति शुद्ध हाइड्रोजन अगर हम बनाना चाहते हैं जो 99.95% शुद्ध हो, तो निकिल इलेक्ट्रोडों के बीच रखे गए बेरियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को गर्म अवस्था में विद्युत अपघटन करके प्राप्त कराते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर रिएक्शन नहीं लिखा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम लेते हैं और इसका हम विद्युत अपघटन करते हैं निकिल इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में। तो हमको हाइड्रोजन अत्यधिक मात्रा में शुद्ध रूप में हमको मिल जाएगी। ठीक है। तीसरा, ब्राइन विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा। देखिए, ब्राइन का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड का घोल, जो आपका नमक है उसके घोल को हम ब्राइन कहते हैं। जब आप नमक को गर्म करके पिघला के अगर आप उसको विद्युत अपघटन करेंगे तो उसमें एक पे सोडियम और एक में क्लोरीन मिलेगा। लेकिन पिघलाने की बजाय अगर आप सोडियम क्लोराइड को जल में घोल करके आप विद्युत अपघटन करते हैं तो एक साइड तो क्लोरीन मिलेगा लेकिन दूसरे साइड में सोडियम नहीं मिलता है बल्कि हाइड्रोजन मिलता है। कैसे मिलता है देखिए, एनोड पर यानी जहां पर आप धन आवेश लगाए हुए हो, बाहर से इलेक्ट्रिक देके धन आवेश लगाए हो, तो सोडियम क्लोराइड के घोल में जो क्लोराइड है ये इलेक्ट्रॉन दे करके क्लोरीन बना लेता है, तो ये क्लोरीन गैस आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसको मिला उस इलेक्ट्रॉन के बदले कैथोड जो है यानी जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड है वहां पर H2O जो है इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के हाइड्रोजन और OH बनाएगा, तो ये हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगा। और ये जो OH है ये सोडियम के साथ घुल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो कुल अभिक्रिया क्या हो रहा है देखिए, आप सोडियम क्लोराइड को घोले हो जल में, ये देखिए तीन चीजें उपलब्ध हैं आपके पास जिसका आप विद्युत अपघटन कर रहे हो। सोडियम क्लोराइड को आपने जल में घोला तो क्या क्या मिला है आपको, सोडियम आयन मिला है, क्लोराइड आयन मिला है और जल मिला है। जब आप इसका विद्युत अपघटन करते हो तो क्लोरीन गैस मिलेगा, H2 गैस मिलेगा और विलयन आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में मिलेगा। तो एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊं कि सोडियम आयन भी पहले सोडियम बनता है, उसके बाद वो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त कर देता है और खुद सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो आपको एक इलेक्ट्रोड पे तो क्लोरीन मिल जाएगा लेकिन दूसरे इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन मिलेगा अगर आप सोडियम क्लोराइड को जल में घोल करके विद्युत अपघटन करते हो। लेकिन अगर आप उसको जल में नहीं घोलते हो बल्कि गर्म करके पिघला लेते हो सोडियम क्लोराइड को, फिर उसका विद्युत अपघटन करते हो, तो एक में आपको सोडियम और एक में क्लोरीन मिलेगा। फिर वहां पर आपको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, सोडियम और क्लोरीन मिलेगा। तो सोडियम धातु को निकालने के लिए प्रक्रिया अपनाते हैं कि सोडियम क्लोराइड को पिघला के जल अपघटन कराते हैं, मतलब विद्युत अपघटन कराते हैं। लेकिन आपने यहां पर जल में घोल के कराया है, तो जल में फिर सोडियम आयन, क्लोराइड आयन के अलावा जल भी उपलब्ध है, इसलिए सोडियम अगर बनता भी है
तो H2O से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन मुक्त कर दे रहा है, और क्लोरीन तो आपको एक साइड में मुक्त हो ही रहा है। ठीक है। तीसरा है हाइड्रोकार्बन अथवा कोक की उच्च ताप पर एवं उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन प्राप्त होता है। देखिए, जैसे ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं पता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ठीक है। इसकी क्रिया आप कोक की उच्च ताप एवं उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से अभिक्रिया कराते हो। ठीक है, तो ये भाप है, इससे अभिक्रिया कराते हो, तो ये बना वाटर गैस। ठीक है, ये देखिए यहां पर है मीथेन, आप इसको भाप से अभिक्रिया करा रहे हो, H2O गैस लिखा है, ध्यान देंगे आप, और मीथेन तो ऑलरेडी गैस है, तो इसकी भाप के साथ अभिक्रिया करा रहे हो। टेम्परेचर जरा ध्यान दीजिए, 1270 केल्विन। ठीक है, कितना हो गया ये? 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया ये, और यहां पर बना CO प्लस थ्राइस H2O गैस, ये वाटर गैस या भाप गैस कहलाता है। ठीक है, ये देखिए वाटर गैस, CO और H2O के मिश्रण को वाटर गैस कहते हैं। यह मिश्रण मिथेनॉल तथा अन्य कई हाइड्रोकार्बनों के संश्लेषण में काम आता है। मिथेनॉल CH3OH, मिथेनॉल, इसको बनाने में काम आता है। अतः इसे संश्लेषण गैस या सिन गैस या सिंथेसिस गैस भी कहते हैं, क्योंकि कई चीजों को सिंथेसिस कर सकते हो आप इससे। आजकल सिन गैस वाहित मल यानी सीवेज वेस्ट, अखबार, लकड़ी का बुरादा, लकड़ी की छीलन आदि से प्राप्त की जाती है। तो इस गैस को पहले इनसे निकालते हैं, इनका फर्मेंटेशन कराते हैं, इनसे निकलता है गर्म करके, और उसके बाद फिर उससे हम मिथेनॉल बनाते हैं। आपको बता दें कि जो मदिरा बनती है, शराब बनती है, उसमें एथेनॉल होता है, C2H5OH, मिथेनॉल नहीं होता। लेकिन अगर मिथेनॉल को कोई पी ले तो वो जहरीली होती है, उसकी मौत हो जाती है। आप हर साल पढ़ते होंगे कि जहरीली शराब पीने से 10 लोग मरे, 5 लोग मरे। तो एक्चुअली जो शराब बनाने वाले लोग होते हैं, वो लोग इथेनॉल के साथ कुछ मेथनॉल बना के मिला देते हैं, या गलती से बन जाता है, जिससे वो जहरीली हो जाती है, और उसको जब कोई पी लेता है तो उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी कम मात्रा में पिएगा तो अंधा हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में पीने से वो मर जाता है। कोयले से यानी कोल से सीन गैस का उत्पादन करने की प्रक्रिया को कोल गैसीकरण यानी कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। यदि कोयला मतलब कार्बन है ना, इसमें अगर आप भाप डालते हो तो ये देखिए भाप गैस बन गया CO प्लस H2। ये भी एक काफ़ी सस्ती प्रक्रिया है, थोड़ी सी महंगी इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें आपको अत्यधिक तापमान की व्यवस्था करनी पड़ती है। इतने तापमान के लिए आपको थोड़ी बिजली या कोई दूसरी चीज़ का प्रयोग करना पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं आप दूसरी ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हो, इसलिए वो प्रक्रिया महंगी हो जाती है अंततः। सीन गैस में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड को आयरन क्रोमेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से क्रिया कराने पर डाइहाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। आप CO को अलग करना चाहते हो तो इसको आप आयरन क्रोमेट की उपस्थिति में और आगे भाप से क्रिया कराते हो तो CO2 इसमें से बन के निकल जाता है, अलग हो जाता है और H2 बन जाता है। यह भाप अंगार गैस श्रुति अभिक्रिया वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहलाती है। वर्तमान में 77% डाइहाइड्रोजन का औद्योगिक उत्पादन शैल रसायनों यानी पेट्रोकेमिकल मतलब पेट्रोलियम से, 18% कोयले से, 4% जली विलयनों के विद्युत अपघटन से और 1% उत्पादन अन्य स्रोतों से होती है। बस यही स्रोत अगर हम ऐसा खोज लें कि केवल जल से ही हम सस्ते रूप में उत्पादित करा सकें
तो हमारे ऊर्जा की सारी जरूरतों की पूर्ति ये हाइड्रोजन कर देगा। अब डाइहाइड्रोजन के गुण क्या क्या है? पहला है भौतिक गुण। तो यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन लेकिन दहनशील गैस होती है, बहुत तेजी से जलती है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम इसको जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त करती है और विस्फोट के साथ जल सकती है। वायु से हल्की और जल में अघुलनशील है। पता है पहले जो बड़े बड़े गुब्बारे जो उड़ाने के लिए उपयोग नहीं करते हैं, जिसमें लोग बैठ करके उड़ते भी हैं, उनमें पहले हाइड्रोजन गैस भरा जाता था, वो लेके उड़ता था। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन गर्म होने पर विस्फोट भी कर सकता था, तो कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई, इसलिए आजकल गर्म गैस का प्रयोग करते हैं। आप देखे होंगे कि गुब्बारे के नीचे एक आग जलाने की व्यवस्था होती है, फर फर आग मारते रहता है, वो फायर करते रहता है, तो गर्म गैस उसके अंदर भरती रहती है गुब्बारे में, और गर्म गैस भी ऊपर उठती है, इसलिए गुब्बारा ऊपर उठ जाते हैं। इनके तथा ड्यूटेरियम के अन्य भौतिक गुण सारणी में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारणी देखिए तीनों के। तो प्रतिशतता कितनी है देख सकते हैं उपलब्धता, तो 99.985% ही उपलब्ध है। और बचे खुचे में ये उपलब्ध है, समझ सकते हो, क्योंकि ये तो नहीं के बराबर है, ये तत्व तो नहीं के बराबर है। सापेक्षिक परमाणु भार ग्राम पर मोल, तो ये 1 के बराबर आसपास है, ये 2 के और ये 3 के आसपास है। लेकिन पॉइंट में जो लिखा है उसको आपको याद करना है। 1.008 ये हाइड्रोजन का है, 2.014 ये है आपका ड्यूटेरियम का, और 3.016 ये है आपका ट्रिटियम का। ठीक है, तो इन दोनों का तो पॉइंट में लगभग एक जैसा है, इसका पॉइंट थोड़ा अलग है, देख सकते हैं। गलनांक और क्वथनांक केल्विन में दिया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 271 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो केल्विन में इसका गलनांक, गलनांक का मतलब है कि उससे नीचे तापमान रखेंगे तो ठोस मिल जाएगा, ठीक उतने में वो द्रव बन जाएगा, और क्वथनांक का मतलब है उतने में वो गैस बन जाएगा। तो करीब करीब 14 केल्विन में ये पिघल जाता है। 14 केल्विन 271 में से 14 घटा दो, उतना -डिग्री सेल्सियस हो गया, उतने में ये पिघलेगा, मतलब उससे नीचे रखोगे तो बर्फ के रूप में मिलेगा। और ये 18.73 और 20.62 केल्विन में पिघलेंगे, और 20, 23 और 25 में ये गैस बन जाएंगे। इसीलिए कभी भी ये आपको गैस के रूप में ही मिलते हैं। घनत्व ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर को आप तौलोगे तो इतने ग्राम मिलेंगे आपको वायुमंडलीय दाब पे। सोच सकते हैं घनत्व कितना कम है। जैसे पानी के 1 लीटर को आप तौलोगे तो वो 1000 ग्राम मिलता है, 1000 ग्राम 1 लीटर का। इसको तौलोगे तो 0.09 ग्राम, सोच सकते हैं कितना कम है। 0.18 थोड़ा भारी है, और 0.27 ये भी भारी है, ये 2 गुना और 3 गुना। संलयन एंथैल्पी किलो जूल पर मोल। संलयन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलेंगे तो कितनी ऊर्जा मिलेगी। इसमें 0.117 किलो जूल पर मोल, उसमें 0.197, और उसका भी रिएक्शन नहीं पता है क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ है, वो रेडियो एक्टिव है ना, टिकता नहीं है, इसलिए काम नहीं कर पाते हैं उस पर। संलयन एंथैल्पी, सॉरी 1 मिनट, संलयन एंथैल्पी का मतलब है उसको पिघलने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, बर्फ से द्रव बनने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, वो संलयन एंथैल्पी है। सिर्फ इतनी ऊर्जा चाहिए और ये पिघल जाएगा। और वाष्प बनने के लिए सिर्फ इतनी ऊर्जा चाहिए और ये गैस बन जाएगा किलो जूल में। बंध वियोजन एंथैल्पी किलो जूल पर मोल 298 केल्विन पे, मतलब करीब 25 डिग्री सेल्सियस पे। बंध वियोजन का मतलब क्या है, जैसे H2 है तो दोनों हाइड्रोजन को अलग करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, किलो जूल पर मोल। तो देख सकते हैं
कि 435 चाहिए, 443 चाहिए। इस पे आगे कोई काम नहीं हुआ है, मैं पहले बता दिया। काफ़ी ऊर्जा चाहिए इनको अलग करने के लिए, क्योंकि जब ये मिलते हैं ना तो उतनी ऊर्जा मुक्त किए हुए हैं, वो ऊर्जा आप उपयोग कर सकते हो। अंतरानाभिक दूरी पिकोमीटर में, मतलब दोनों के नाभिक की बीच की दूरी कितनी है पिकोमीटर में। तो दोनों में एक जैसा है, क्योंकि बाहर में इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो परमाणु का साइज बराबर है तीनों का, उसका भी उतना ही मिलेगा, हालांकि अभी नहीं नापा है। आयनन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए। अब इसमें भी ज़्यादा काम नहीं हुआ है, इधर ये 1312 किलो जूल पर मोल चाहिए, काफ़ी ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अभी हमने पढ़ा भी था शुरू में। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, देखिए समझ लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके बदले में उसको ऊर्जा मिलती है, और कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो बदले में ऊर्जा दे सकता है, तो ये बहुत थोड़ी ऊर्जा देता है इलेक्ट्रॉन लेकर के। सहसंयोजक त्रिज्या, मतलब जब ये दो हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं तो इनके बीच की त्रिज्या कितनी है, तो 37 पिकोमीटर। बहुत थोड़ा है क्योंकि हाइड्रोजन बहुत छोटा परमाणु और छोटा अणु है। आयनिक त्रिज्या का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तब ये कितना बनेगा, तो 208 पिकोमीटर इसकी साइज रहेगी। ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन माइनस वाला आयन बना लेगा तो इसमें इतनी त्रिज्या रहेगी। ठीक है, मेरे हिसाब से अब ये आयनिक गुण नेक्स्ट क्लास में पढ़ना ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।